हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट झारखंड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित की। झारखंड में जितने भी जेएसएससी के एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में गणित पूछे ही जाते हैं। ये अलग बात है कि गणित की जो संख्या है वो थोड़ी रहती है, वो कम पूछे जाते हैं। लेकिन कम पूछने का मतलब ये नहीं है कि हम गणित को छोड़ दें। गणित अगर 10 प्रश्न पूछता है तो हमको 10 में से 10 करके आना है। ये हमारे स्कोर को और बढ़ाएगा और हमारे सिलेक्शन को और पक्का करता है। तो हम लोग आज गणित की शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में जानेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, नंबर सिस्टम को बांटा कैसा गया है, यानी किसके क्लासिफिकेशन को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट डिजिट्स यानी कि इकाई अंक, इस पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, हम उन सभी को देखेंगे और हल करेंगे। फिर हम जानेंगे फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंड। वो एक संख्या है, उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कितने गुणनखंड सम संख्या होते हैं, कितने विषम संख्या होते हैं, उनका योग क्या होता है। ऐसे तरह तरह के सवाल हैं जो फैक्टर से पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में जो सवाल पूछता है वो होता है शून्य पर आधारित, यानी कि जीरो पर। वो एक संख्या दे देता है और पूछता है कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, या फिर दो गुणनखंडों के बीच में कितने शून्य होंगे। इस तरह के सवाल हम उनको सॉल्व करेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी पर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम सॉल्व करेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल पर जो आधारित प्रश्न रहते हैं। और इसी के आधार पर ज़्यादातर सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। इसको किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है पहले ये जानते हैं। ये एक बार समझ लेंगे तो हमको सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी। तो दुनिया की कोई भी संख्या है उसको दो भागों में बांटा गया है। संख्या दो ही तरह के हो सकते हैं, एक तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। काल्पनिक संख्या पर प्रश्न रहता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको अभी छोड़ देंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। यानी जब हम नंबर लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे हमारा बीच में जीरो रहता है और इस साइड में हमारा पॉजिटिव संख्या रहता है, इस साइड में हमारा नेगेटिव संख्या रहता है। ये तो हम जानते हैं। हम जिस किसी संख्या को इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, फिर ऐसा करके चलते चलते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है, लेकिन ये संख्या अभी भी अपूर्ण है, अधूरा है। इसमें जब हम जीरो लगा देते हैं यानी संख्याओं का वो समूह जो जीरो से शुरू होता है और फिर 1, 2, 3 ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक जाता है। तो जब प्राकृतिक संख्या में जीरो लग जाता है तो ये संख्या पूर्ण हो जाता है। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर कहते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। कोई भी अंक जो पूर्ण हो यानी जो दशमलव में नहीं हो उसे पूर्णांक कहते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो भी एक पूर्णांक है। तो अगर हम जिससे कह दें कि -3 क्या ये पूर्णांक है? तो जी हाँ, -3 एक पूर्णांक है। क्या -100 ये एक पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है। 100 एक पूर्ण संख्या है और इसमें नेगेटिव लगा है इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक होगा। उसी तरह हम अगर बात कर लें 7 क्या ये पूर्णांक है? ये भी एक पूर्णांक है। यानी अगर दे दे 7.12 क्या ये पूर्णांक है? तो ये पूर्णांक नहीं होगा। उसी तरह से जीरो भी एक पूर्णांक है। तो यह हो जाता है पूर्णांक। पूर्णांक के बाद हम जानते हैं कि ऑड नंबर, इवन नंबर यानी विषम संख्या और सम संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक संख्या है, दो से भाग नहीं जाएगी। 3 एक संख्या है, दो से भाग नहीं जाएगा। 5 एक संख्या है, दो से भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी सारी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसी के उलट वैसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ये शुरुआत होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 ऐसा करके ये आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा विषम संख्या और ये हो गया हमारा सम संख्या। तो हमने विषम और सम को भी जान लिया है। अब आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है यानी कि अभाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। और वे दो गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? पहला गुणनखंड जो होता है वो संख्या 1 होता है और दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद होता है। यानी एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हों, एक तो 1 है और दूसरा वो संख्या खुद है, और इन दोनों के अलावा जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, वैसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 3, तो हम 3 को किससे किससे भाग दे सकते हैं? एक तो 1 से भाग जाएगा, एक 3 से भाग जाएगा। तो 3 हमारा प्राइम नंबर हो गया। एक संख्या लेते हैं 7, तो 7 किससे किससे भाग जाएगा? 7 1 से भाग जाएगा और 7 खुद 7 से भाग जाएगा, और किसी संख्या से 7 भाग जाएगा नहीं, तो 7 भी एक प्राइम नंबर है। 11 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से भाग जाएगा, 11 से भाग जाएगा, और किसी से भाग जाएगा नहीं, तो 11 एक प्राइम नंबर है। तो वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर के बाद हम देखेंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ये क्या वाला है?
सहअभाज्य संख्या वैसी संख्याएं हैं जिन दोनों का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या कहिए तो जिन दोनों का गुणनखंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है। जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं 2 और एक 3, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन एक तो है दोनों के बीच में कॉमन, तो ये दोनों आपस में को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 9 और 16। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी गुणनखंड है क्या? कोई ऐसी संख्या है जो 9 को भी भाग देती है और 16 को भी भाग देती है? ऐसी कोई संख्या नहीं है। जबकि 9 प्राइम संख्या भी नहीं है और 16 भी प्राइम संख्या नहीं है, लेकिन चूंकि इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसीलिए ये दोनों भी आपस में सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, हम इनको रेशनल नंबर कहते हैं। बस शर्त इतना है कि जो हर है यानी q, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा फिर तो ये संख्या ही परिभाषित नहीं हो पाएगी। तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम दर्शा सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें 16/3, 16/3 हम इसको p/q के रूप में दर्शा सकते हैं 16/3 को, तो 16/3 हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो जिस तरह परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता है, यानी ये p/q के रूप में हम इसको नहीं दर्शा सकते हैं। वैसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें कि √2, तो √2 का जब हम मान निकालेंगे तो ये 1 दशमलव समथिंग निकलता है और ये खत्म नहीं होता है, ये चलता ही रहता है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कहीं भी कट के खत्म नहीं हो जाता है और प्लस एक खास पैटर्न में रिपीट भी नहीं होता है। जैसे अगर कहीं पर मान लीजिए 3.666 एक खास पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो अपरिमेय संख्या के लिए कंडीशन है कि ये नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए, और साथ ही नॉन टर्मिनेटिंग, और ये खत्म भी नहीं होना चाहिए कट के, ये लगातार चलता रहेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया √2 का, अगला उदाहरण है √3 का, फिर अगला उदाहरण है √7 का, फिर अगला उदाहरण है पाई का, जिसका मान हम लोग ऐसे तो कह देते हैं 3.14 या फिर कह देते हैं 22/7, लेकिन जब 22 में 7 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, 3.14 डॉट 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 चलता ही रहेगा। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। एक फाइनली हमारा बच जाता है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो जो संख्या अभाज्य नहीं है वो संख्या भाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर हम अगर ले लें 4, तो प्राइम नंबर में हमारे 2 गुणनखंड होते थे, तो अभाज्य संख्या में हमारे 2 से ज़्यादा यानी कि 3 गुणनखंड होंगे, 4 भी हो सकता है। तो अगर 4 को देखें तो कौन कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है? 4 एक तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, फिर 4 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 3 संख्याओं से विभाजित हो गया, यानी इसके गुणनखंड 3 हुए। तो जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं वैसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, मानते हैं 12, 12 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा और 12 से भाग जाएगा। तो इतनी सारी संख्या है जो 12 को विभाजित कर सकती है। तो कंडीशन क्या है? 2 से ज़्यादा। यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है जो 12 को पूर्णतः विभाजित करती है, तो 12 हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो ये था संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को इस तरह से बांटा गया है। ये जानने के बाद अब हम अगले पड़ाव पर चलेंगे और देखेंगे किस तरह का प्रश्न इस पर पूछा जाता रहा है। हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इससे यह सवाल देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, हम सबसे पहले ये जानते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी है 999। लेकिन अभाज्य के लिए कंडीशन होना जरूरी है कि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। यहाँ पे 999 है, तो ये तो 3 से भी कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, ये 111 से भी कट जाएगा, तो ये हमारा अभाज्य नहीं हो सकता। अब इससे छोटी संख्या की तरफ जाते हैं तो देखते हैं 998 आ जाता है। तो जब 998 है तो ये एक सम संख्या है, और जब ये सब संख्या है तो फिर ये बहुत सारी संख्या से कट जाएगा। इसको जब हम 2 से भाग देंगे तो ये कटता चला जाएगा, तो ये भी हमारा अभाज्य नहीं हो सकता। इससे छोटा हम जाएंगे तो हमारा संख्या मिलेगा 997। तो 997 यानी 997 एक ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे और ये किसी से विभाजित नहीं होगा। एक तो ये सिर्फ 1 से विभाजित होगा और दूसरा ये स्वयं खुद से यानी कि 997 से विभाजित होगा, और कोई तीसरी संख्या इसको नहीं काट सकती है। तो जब इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 997। तो आपको चेक यही करना है कि ये कितनी संख्याओं से विभाजित होती है। अगर इसके सिर्फ 2 गुणनखंड, एक तो 1 है और दूसरा वो खुद से कटे, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 997। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है, यानी 0 से 50 के बीच जो अभाज्य संख्या है उसकी संख्या दिया हुआ है m,
और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या n है, और 50 से लेकर के 100 के बीच जितनी सारी अभाज्य संख्या है उसकी संख्या दिया हुआ है n। तो m माइनस n किसके बराबर होगा? तो हमसे पूछ रहा है कि m माइनस n बराबर कितना होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको जानना पड़ेगा। अगर हम बात करें 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी ऐसी अभाज्य संख्या होती है, तो इसकी संख्या होती है कुल 15। 1 से लेकर 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है 15। वहीं 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारी है 25। ये हमको दिया है 0 से 50 के बीच में m, यानी m का मान दिया हुआ है 15, और 50 से 100 के बीच में दिया है n। 1 से लेकर 100 के बीच में होता है 25, और 1 से लेकर 50 के बीच में होता है 15, यानी 50 से लेकर 100 के बीच में हमारा हो जाएगा 25 माइनस 15 बराबर 10। 10 ऐसी संख्या होगी जो 50 से लेकर 100 के बीच में होगी और वो अभाज्य संख्या होगी। तो इसका मान दिया हुआ है n के। हमसे पूछ रहा है m माइनस n। m का मान है 15, n का मान है 10। 15 में 10 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 5। यही उसका उत्तर होगा। 1 से लेकर 50 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है और 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है, तो हम अगर इसमें इसको माइनस कर देंगे तो हमारे 50 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या मिल जाएगा, और फिर हम m माइनस n का मान आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ हम लोगों ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है? मैंने बताया था सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होगी जिसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी उनका HCF 1 होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं 455 और 49 को। सबसे पहले पहला ऑप्शन को देखते हैं। तो जब 7 से काटेंगे, 7 छक 42, 7 पचे 35, ये 65 बार में कटेगा, और ये फिर 7 7 49, 7 बार में कट जाएगा। तो ये किससे किससे कट गया? ये 7 से तो कट गया, और मैंने क्या कहा था, ये किसी से नहीं कटना चाहिए सिवाय 1 के। इसका HCF 1 होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जब 11 से काटेंगे 363 को, 11 तिया 33, 11 तिया 33, एक कट जाएगा, और 77, 11 से 7 बार में कट जाएगा। तो ये भी 11 से कट जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। ये किसी से नहीं कटना चाहिए दोनों, इसका सिर्फ एक गुणनखंड होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। ये तो 7 से कट गया इसलिए नहीं हो सकता, ये भी 11 से कट गया इसलिए ये भी नहीं हो सकता। आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, 52 और 24। तो ये 2 से कट जाएगा 26 बार में, ये कट जाएगा 12 बार में, ये आगे फिर 2 से कट जाएगा। लेकिन जब ये 2 से कट गया, यानी कि इसके बीच का HCF 1 नहीं है, 2 भी आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता सअभाज्य। अब आते हैं अपना ऑप्शन 81 और 16 की तरफ। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 81 को और 16 को दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या ही नहीं है। अगर हम 2 की बात करें तो 16 तो कट जाता है लेकिन 81 नहीं कटता है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 9 में 81 तो कट जाता है लेकिन 16 नहीं कटता है। अगर हम 4 की बात करें तो 16 तो कट जाता है, 81 नहीं कटता। यानी कोई ऐसा संख्या ही नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो इन दोनों का HCF हमारा निकल गया 1, और जब HCF 1 दोनों के बीच का आ गया तो यही हमारा सअभाज्य संख्या हो जाएगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा 81 और 16। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। संख्याओं के वर्गीकरण के बाद जो हमारा अगला पड़ाव है वह है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको किस अप्रोच के साथ हमको सॉल्व करना है। तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन दिया है 127 गुना 137 गुना 413 गुना 291 गुना 342 गुना 533 गुना 342 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जब हम इन सबों को गुना करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा। तो हमसे इकाई पूछ रहा है, तुम सारी संख्या को भी भूल जाएंगे, सिर्फ इकाई को देखेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इसको भूल जाएंगे, यहाँ पे ये 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 और यहाँ पे ये। हमारा सिर्फ इकाई अंक 7 और 7 को जब गुना करेंगे तो 7 7 49 का 9 लिखेंगे। बाकी 4 से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ इकाई अंक पे। जिस तरह अर्जुन की आंख सिर्फ मछली पर थी तो हमको भी सिर्फ इकाई अंक को देखना है, हमको दाएं बाएं विचलित होना ही नहीं है। उसी तरह 3 और 1 को जब गुना करेंगे तो ये गुणनफल 3 एकम 3 होता है, हम इकाई का अंक को देखेंगे, ये गुना हो जाएगा। 2 तिया 6 होता है तो हम 6 को देखेंगे, और फिर यहाँ पे 2 है, इकाई अंक में 2 है, तो फिर हम 9 तिया 27 का 7 लिखेंगे। बाकी से हमको मतलब नहीं है, हम सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। 6 दूनी 12 का 2 है तो हम 2 लिखेंगे, और फिर जब 7 दूनी 14 का 4 होगा हमारा इकाई अंक में, यही उसका उत्तर हो जाएगा। इसके इधर क्या संख्या आएगी हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको देखना है सिर्फ इकाई अंक को, तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 7 49, 9 आ गया, 9 तिया 27, 7 आ गया, 7 एकम 7, 7 आ गया, 7 दूनी 14, 4 आ गया, 4 तिया 12, 2 आ गया, और 2 दूनी 4। फाइनली हमारा जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 4, तो ये इसका उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
फाइंड द यूनिट डिजिट्स इन, इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। दिया हुआ है 263 पर पावर 149 प्लस 263 पर पावर 150 प्लस 263 पर पावर 151। तो पावर जब भी बड़ी संख्या में दिया रहे तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से भाग दे देंगे। सब हम पावर में 4 से भाग देंगे, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे और इस पावर में भी 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने के लिए हमको पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देना है, हम अंतिम दो संख्या में 4 से भाग देके उसका शेषफल निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या के अंतिम दो संख्या अगर 4 से पूर्णतः कट जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो हम पूरा लंबा चौड़ा नहीं देखेंगे, हमको मतलब है सिर्फ अंतिम दो संख्या से। यहाँ पे 49 है, तो जब 4 में 49 से भाग देंगे तो 12 चौके 48, एक हमारा शेष बच जाएगा। और यहाँ हमको मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से, तो ये बच गया 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट है। और यहाँ पे जब 49 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 1, यानी 3 की पावर ये 1 हो गया। प्लस यहाँ भी हमको इससे मतलब नहीं है, हमको 3 से मतलब है तो रहने देंगे। और 4 से जब भाग देंगे 50 में, सिर्फ अंतिम दो संख्या में, तो 48 कट जाता है 12 बार में, 3 की पावर ये 2 बच जाएगा। प्लस यहाँ भी इस 3 से मतलब है तो 3 लिखेंगे। और जब 51 में भाग देंगे 4 से तो हमारा शेषफल बचेगा 3। 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, 3 की पावर 2 का मान 9 होता है, और 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। तो हमको मतलब है 7 से, क्योंकि हम इकाई अंक चेक कर रहे हैं। तो फिर जब इनको जोड़ेंगे हम 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 का 9, इकाई अंक हमारा आता है 9, तो यही उसका उत्तर होगा। तो इसके इकाई अंक में जो संख्या आएगी वो होगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57,242 पर पावर में है 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1 के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा। यानी इतना पर जो पावर है सबको हम गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। एक तरीका तो है कि हम इन सबको गुना करें पावर को आपस में, और फिर इसको 4 से भाग देते हैं, और फिर जो बचेगा हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा स्मार्ट तरीका ढूंढते हैं, हम सबको अलग अलग 4 से भाग देते हैं। 9 में 4 से भाग दे देंगे, 7 में 4 से भाग दे देंगे, 5 में 4 से भाग दे देंगे, 3 में 4 से भाग दे देंगे, 1 में 4 से भाग दे देंगे। और इकाई अंक पूछा है तो हमको मतलब है सिर्फ इस 2 से, तो हम लिखेंगे 2। 9 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, हमारा शेषफल बचेगा 1, यानी 2 की पावर 1 गुना। तो जब 7 में 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचता है, एक तो 4 एकम 4, शेषफल 3 बचेगा। दूसरा 4 दूनी 8, -1 भी हमारा शेषफल बचेगा, तो हो जाएगा -1। उसी तरह 5 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 1। उसी तरह 4 में 3 से जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा -1। जब 4 में 1 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1। तो 1 जब -1 से गुना होगा तो -1, और 1 फिर -1 से गुना होगा तो -1, और -1 मिलके 1 बच जाएगा, और फिर 1 से गुना होगा तो 1 बच जाएगा। यानी फाइनली जो हमारा बच जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 का मान यूनिट डिजिट में हमारा 2 ही होता है। तो इसके इकाई अंक में क्या संख्या आएगी, वो हो जाएगा 2। अब इसको जैसा भी चाहें भाग दे सकते हैं। अगर आपको मन करे कि 9 से 63 पहले हम कर लें, 5 या 15 कर लें, फिर उसमें 4 से भाग देंगे तब भी होगा, अलग अलग देंगे तब भी होगा, जैसे करना है वैसे कीजिए, हमको उत्तर से मतलब है। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछता है। किसी पूर्णांक वर्ग संख्या में कभी भी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। यानी कह रहा है कि जब हम किसी संख्या को पूर्ण वर्ग करेंगे तो उसके जो इकाई स्थान रहेगा वहाँ पे कौन सा संख्या कभी नहीं हो सकता है। जैसे हम 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 का मान 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी हमारा 4 होता है, हम सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। 3 का करते हैं, 3 का स्क्वायर में हमारा 9 होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 तो 6 होता है इकाई अंक। 5 का करेंगे तो 5 पचे 25 इकाई अंक हमारा 5 होता है। 6 का करेंगे तो 6 चौके 36 इकाई अंक हमारा 6 ही होता है। उसी तरह 7 का करेंगे तो 37 49 इकाई अंक में 9 होता है। 8 का करेंगे तो 88 64 का 4 इकाई अंक 4 होता है। 9 का करेंगे 9 9 में 81 इकाई अंक 1 होता है। और फिर 10 का करेंगे तो इकाई अंक हमारा 0 आ जाता है। हमको दूसरी संख्या से मतलब नहीं है, हमको देखना है सिर्फ इकाई अंक। तो हम देखते हैं किसी भी संख्या को जब हम वर्ग करते हैं तो कौन कौन सी संख्या हमको इकाई अंक पे मिलता है। 1 मिलता है, सही है, 1 है। 2 कहीं है, नहीं है, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो इकाई अंक पर नहीं हो सकता है। 3 है क्या, 3 भी नहीं है, तो 3 नहीं हो सकता इकाई अंक के स्थान पर। 4 बिल्कुल है मौजूद, 5 बिल्कुल मौजूद है, 6 4 में भी है, 6 में भी है। 7 है क्या, 7 भी हमारा नहीं है इकाई अंक पे, तो 7 नहीं हो सकता है। 8 है क्या, तो 8 भी नहीं है, तो 8 भी नहीं हो सकता। 9 है क्या, तो 9 तो हमारा मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 1 तो हमने लिख लिया, और 0 तो है। यानी 4 ऐसी संख्या है कि जिसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे और अगर इकाई अंक में इन चारों संख्याओं में से कोई एक रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। या यूँ कहिए
कि अगर किसी संख्या को हम वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक में ये चारों संख्या किसी भी कीमत पर कभी नहीं हो सकती है। वो क्या क्या है? 2, 3, 7, 8। यहाँ पे चूंकि ऑप्शन नहीं दिया है तो जो भी ऑप्शन रहता, 2 रहता तब भी सही हो जाता, 3 रहता तब भी सही हो जाता, 7 रहता तब भी सही हो जाता, और 8 रहता तब भी वो सही हो जाता। किसी पूर्णांक वर्ग संख्या में कभी भी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है? तो 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता है। अब ऐसा ऑप्शन आपको देगा ही नहीं कि 2 भी है और 3 भी है, नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इन चारों में से कोई एक ही रहेगा, बाकी और जो 3 ऑप्शन रहेंगे वो इन चारों में से नहीं रहेगा। हम लोगों ने आज की वीडियो में क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से जान लिया है कि संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, किस किस नाम से उसको पुकारा जाता है। इस पर हम लोगों ने कुछ प्रश्न भी हल किए और हम लोगों ने साथ ही यूनिट डिजिट्स के कंसेप्ट को भी समझा है कि इकाई अंक किस तरह से निकाला जाता है। आगे और भी जब हम सवाल बनाएंगे तो यूनिट डिजिट्स के बहुत सारे प्रश्न आएंगे, हम उनको हल करेंगे। आज में नंबर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। फिर गुणनखंड पर भी बहुत तरह के कंसेप्ट और बहुत तरह के सवाल सामने आते हैं। गुणनखंड कितने होते हैं, सम गुणनखंड कितने होते हैं, विषम गुणनखंड कितने होते हैं, उनका योग कैसे निकाला जाता है। इस तरह के सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछते रहे हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को सीखेंगे, बस मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो जैसे कोई एक संख्या है, हम मान लेते हैं 60, और हमसे अगर पूछ दे कि 60 के फैक्टर, 60 के गुणनखंड कितने होंगे, तो गुणनखंड वो संख्या होती है जो 60 को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो हम अगर शुरुआत से देखें तो पहली संख्या 1 है जो 60 को विभाजित करेगी, फिर 2 है, ये भी 60 को विभाजित करेगी, फिर 3 है, ये भी 60 को विभाजित करेगी, 4 से भी 60 पूरी तरह कट जाता है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, फिर 10 से 60 पूरी तरह से कट जाएगा, फिर 12 पंचे 60, 12 भी हो जाएगा, फिर 15 होगा, 15 चौके 60, 15 के बाद 20 हो जाएगा, 20 या 60, ये भी 60 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी, फिर 30 होगा और फाइनली 60 होगा। यानी ये इतनी सारी संख्या हैं जो 60 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो ये सारे संख्या 60 के गुणनखंड हो गए। तो अगर हम इसको गिने कि 60 के गुणनखंड कितने हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कुल 12 ऐसी संख्या हैं जो 60 को विभाजित करती है। यानी 60 का गुणनखंड हमारा हो गया 12। तो अगर हमको एग्जाम में किसी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो क्या हम इस तरह से एक एक करके देखेंगे? ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है और हमारा सारा समय इसी एक सवाल में ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको निकालते कैसे हैं? हम इसको तोड़ देते हैं प्राइम नंबर में। 60 हम जानते हैं 4 गुना 15 बराबर 60 होता है, और हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो ये हम लोगों ने 60 को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या में तोड़ लिया है। इसको और हम थोड़ा सजा देते हैं। 2 इंटू 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इंटू का इंटू लिखेंगे। 3 है तो लिख सकते हैं 3 की पावर 1, फिर इंटू का इंटू लिखेंगे। फिर 5 है तो लिख सकते हैं 5 की पावर 1। तो ये हमने इसको इस तरह से सजा लिया है। तो जब इसका हम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो जो भी पावर में आए इसमें हम एक बढ़ा के लिखेंगे। 2 है तो 2 से 1 बढ़ाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। गुना है तो गुना लिखेंगे। ये पावर 1 है, 1 बढ़ा के 2 लिखेंगे। गुना है फिर गुना लिखेंगे। फिर यहाँ भी पावर 1 है तो 1 बढ़ा के 2 लिखेंगे, और फिर फाइनली इसको हम गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया 12। यहाँ भी हम लोगों ने निकाला था नंबर ऑफ फैक्टर 12। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का फैक्टर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। हम एक संख्या ले लेते हैं 72। हमको 72 का निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर। तो 72 को हम कैसे तोड़ेंगे? 18 चौक 72 होता है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 4 हो गया। 18 को लिख सकते हैं 3 छक 18 होता है, यानी 3 गुना 6, और 6 को फिर हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो इसको 6 को हम यहाँ से हटा देंगे और 6 की जगह हम लिख देंगे 2 गुना 3 या फिर 3 गुना 2। फिर इसको हम थोड़ा स्टाइलिश रूप से सजा लेते हैं। 2 3 बार है तो लिखेंगे 2 की पावर 3, गुना का गुना रहेगा। 3 2 बार है तो लिखेंगे 3 की पावर 2। हमने इसको सजा लिया है। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जितना है उससे बढ़ा के लिखते हैं। 3 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। गुना है गुना लिखेंगे। 3 की पावर 2 है, 2 से 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, और इनको जब गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यानी 72 का नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंड की संख्या ये हमारा निकल जाएगा 12। कोई एक बड़ी संख्या देख लेते हैं। हम जैसे मान लेते हैं 360, तो हम इसको तोड़ देंगे प्राइम नंबर में। तो 360 को हम लिख सकते हैं 12 तिया 36, यानी ये हो जाएगा 12 गुना 30, और 12 को फिर हम लिख सकते हैं 3 गुना 4,
3 गुना 4 को हम ले सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, ये हमने 12 को तोड़ दिया है। उसी तरह से 30 को हम लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 5, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। अब इसको फिर हम सजा लेंगे तो 2 1 2 3 बार है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुना 3 2 बार है तो हो जाएगा 3 का पावर 2 और 5 1 बार है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1। अब जब इसका हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, इतना पावर है उसमें 1 बढ़ाते हैं, 3 है तो 4 करेंगे गुना 2 है तो 3 करेंगे गुना 1 है तो 2 करेंगे और फाइनली हमारा 4 तिया 12 दूनी 24 आ जाएगा गुणनखंडों की संख्या। तो 360 का हमारा गुणनखंडों की संख्या निकल गया है 24। इस तरह से हम बहुत आसानी से बड़ी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब जबकि हम लोगों ने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना सीख लिया है तो इसी में आगे सीखते हैं कि नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। क्योंकि हमने जो फैक्टर्स निकाला है इसमें ऑड संख्या भी है, जैसे 1 है 3 है 5 है, ये सारे क्या हैं, विषम संख्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। और फिर ये 60 है 30 है 20 है 12 है 10 है, ये सारे क्या हैं, ये हमारे इवन नंबर्स हैं। तो हमसे अगर पूछ दे कि नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स कितना होगा या नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स कितना होगा किसी संख्या को, तो उसको कैसे निकालते हैं। तो हमने 60 को ब्रेक किया था इस रूट में, यही हमारा बेस रहेगा और हम सारा कुछ यहीं से करेंगे। तो जब इवन की बात आती है तो 2 हमारा इवन संख्या है तो 2 की पावर 2 है, तो हम जब नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालते हैं तो 1 बढ़ाते हैं, लेकिन जब इवन निकालेंगे तो हम बढ़ाएंगे नहीं। 2 की पावर 2 है तो हम 2 लिखेंगे, फिर गुना है हम गुना लिखेंगे। अब जो बचा है सब में बढ़ा देंगे। 3 की पावर 1 है यहाँ पर तो हम 1 बढ़ा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, 1 बढ़ा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और जब इसको गुना करेंगे तो ये निकल जाता है 8। यानी टोटल फैक्टर्स 12 है, उसमें से नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स हमारा निकल गया है वो 8। अब नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स की बात करें, टोटल 12 है, 8 इवन है, 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 हमारा निकल जाएगा ऑड फैक्टर्स। लेकिन ये कैसे निकाला जाता है एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो जब ऑड फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 हमारी इवन संख्या है, हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसको टच ही नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। हम सिर्फ जो ऑड नंबर्स हैं इनको देखेंगे। यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 1 बढ़ा के लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना है तो गुना लिखेंगे। 5 की पावर 1 है, 1 बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा निकल जाता है 4। तो हमने नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स टोटल में इवन को घटाया था तब भी 4 आया था और जब हम कैलकुलेट करते हैं तब भी ये 4 आता है। इस तरह हम किसी भी संख्या का जो नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स या नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना सीख लिया कि वह कैसे निकाला जाता है। फिर नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंड की संख्या वो भी निकालना सीख लिया। नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंड की संख्या वो भी निकालना सीख लिया है। अब हमसे सवाल में पूछता है कि ये जो गुणनखंड निकला है इन सभी का योग कितना होता है। तो क्या हम सबको जोड़ेंगे 60 30 90 20 110 15 125, तो ये बहुत कैलकुलेटिव होगा और आपका बहुत समय बर्बाद करेगा। तो इसको निकालने का टेक्निक सीखते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। तो हम जो कुछ भी करेंगे हमारा बेस यही रहेगा, क्योंकि हमने 60 को प्राइम नंबर में इसी तरह से तोड़ा है तो इसी को बेस बनाकर अपना काम करेंगे। तो जब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हमको निकालना होगा यानी कि सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 है, तो ये जो 2 की पावर 2 है ये 2 की पावर 2 ऐसे ही नहीं पहुँच गया है, इसको बहुत मेहनत करना पड़ा है। ये 2 की पावर 0 से शुरुआत किया है फिर 2 की पावर 2 तक पहुँचा है, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और फिर फाइनली ये पहुँचा है 2 की पावर 2 तक, तब ये वहाँ तक पहुँच पाया है। तो ये ऐसे हो गया। उसी तरह 3 के केस में होगा, ये 3 की पावर 1 है तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, फिर है गुना तो गुना लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 का पावर 0 और प्लस 5 का पावर 1। ये आगे हो जाएगा 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या पर जब पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, प्लस 2 की पावर 1 का मान 2 होगा, 2 की पावर 2 का मान 4 होगा, तो ये इतना हो गया। फिर ये 3 की पावर 0 का मान 1 होता है प्लस 3 का पावर 1 का मान 3 होता है, फिर इसी तरह ये 1 होता है और ये 5 होगा। ये फाइनली 4 2 6 और 1 7 गुना 3 और 1 4 गुना 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 और गुना 6। जब इसको हम गुना करेंगे तो 8 6 48 के 8 हाथ में रहा 4 6 3 12 और 4 16, यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर जो हमारा वो निकल गया है 168। यानी इन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 168। तो इस तरह से गुणनखंडों का योग निकाला जाता है।
अब अगर हमसे सवाल में पूछ दे सम ऑफ इवन फैक्टर्स बताइए, यानी इस संख्या में जितने जितने इवन फैक्टर्स हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 20 है, 30 है, 60 है, इन सभी का योग कितना होगा। ये तो टोटल का योग है। अगर पूछ दे सम ऑफ इवन फैक्टर्स बताइए तो वो कैसे निकालेंगे, हम वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते थे तो क्या करते थे, इसमें जो इवन नंबर है उसकी पावर में कुछ भी नहीं बढ़ाते थे, इसको यथावत रहने देते थे। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह करेंगे। ये 2 की पावर जो 0 से शुरू करते हैं, ये 2 की पावर 0 से ना शुरू करते हुए ये हम 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि जब 2 की पावर 0 करेंगे तो इसका मान 1 हो जाता है, और हम निकाल रहे हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और 1 हमारा विषम संख्या है, तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2, ये यथावत रहेगा। फिर ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये यथावत रहेगा। फिर ये 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, ये भी यथावत रहेगा। ये फाइनली हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2, ये 6 गुना ये 1 और 3, ये हो जाएगा 4 गुना ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 6, और इसको जब हम गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 और 2, ये हो गया 14, यानी 144 हमारा निकल गया है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकला है 168 और इवन फैक्टर्स निकला है 144। तो 168 में 144 को हम घटा देंगे तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकल जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 8 में 4 गया 4, 6 में 4 गया 2, 24 हमारा निकल जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। लेकिन एक बार हम यहाँ से निकाल के देख लेते हैं क्या सम ऑफ ऑड फैक्टर 24 निकलता है। तो हम लोग जब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते थे तो हम सम वाली चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देते थे। हम जो भी कारीगरी करते थे, जो भी कैलकुलेशन करते थे, वो इससे करते थे। तो जब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे तो फिर यहीं से हम अपना सारा काम करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 तक पहुँचने के लिए ये 3 की पावर 0 से चला होगा, फिर 3 की पावर 1 तक गया, फिर इंटू करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो ये फाइनली हमारा निकल जाएगा 3 की पावर 0 का मान 1 प्लस 3 की पावर 1 का मान 3 गुना 1 प्लस ये 5, ये हमारा हो जाएगा 3 और 1 4 गुना 5 और 1 6, और 6 चौके हमारा निकल जाता है 24। तो इस तरह से सम ऑफ फैक्टर्स निकाला जाता है। जब हमको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है तो हम उसी संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। जो भी संख्या है उसको उसकी पावर जितना है 0 से शुरू करेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, 0 से शुरू करेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, 0 से शुरू करेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। तो इस तरह हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकल जाएगा। जब हमको इवन फैक्टर्स निकालना पड़ेगा तो इवन संख्या चूँकि 2 है तो हम 0 से नहीं शुरू करके 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, और ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 तक जाएंगे, फिर 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 की पावर 1 तक जाएंगे, उसी तरह अगली संख्या में जाएंगे। लेकिन जब हम सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे तो हम इवन नंबर को पूरी तरह से छोड़ देंगे। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 की पावर 1 तक जाएंगे। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 5 की पावर 1 तक जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी संख्याओं का जो फैक्टर्स है उसके सम यानी उसके योग को आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह का सवाल गुणनखंड पर पूछता है। तो ये सवाल है CDS 2023 में पूछा गया, और ये सवाल कहता है 360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी 2 कथन दिया हुआ है। गुणनखंडों की संख्या 24 है, सभी गुणनखंडों का योगफल 1170 है। ये 2 कथन है, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इन चारों में से हमको उत्तर देना पड़ेगा कि एक कथन सही है या फिर दोनों है या फिर क्या है। ये तो हमको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। संख्या हमारा दिया हुआ है 360, तो हम 360 को तोड़ देंगे प्राइम नंबर्स में। तो 360 को हम तोड़ सकते हैं 90 इंटू 4 में। 90 को फिर हम तोड़ देंगे 30 गुना 3 में, और 4 को तोड़ देंगे 2 गुना 2 में। 30 को हम तोड़ देंगे 10 या 30 होता है, तो ये 2 गुना 3 गुना 5, फिर ये 3 का 3 है और ये 2 गुना 2 है। अब इसको ज़रा स्टाइलिश तरह से सजा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। ये हमने तोड़ दिया है प्राइम नंबर में। तो अब हम निकालेंगे अपना नंबर ऑफ फैक्टर। ये कैसे निकालते थे, जितना भी पावर में है उसमें बढ़ा के गुना करते हैं। तो 3 है तो बढ़ा के 4 लिखेंगे, 2 है तो 3 लिखेंगे, 1 है तो 2 लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे और गुना करेंगे, तो लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2, तो हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, यानी हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गया है 24। तो पहला कथन कह रहा है गुणनखंडों की संख्या 24 है, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा कहता है सभी गुणनखंडों का योगफल 1170 है,
तो हमको गुणनखंडों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कैसे सीखा था, तो हम लोग जब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी सभी गुणनखंडों का योगफल निकालते हैं तो बेस इसी को बनाएंगे। 2 की पावर 3 है तो ये शुरू होगा 2 की पावर 0 से प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक जाएगा। फिर 3 की पावर 2 है तो शुरू होगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक जाएगा। ये 5 का पावर 1 है तो ये शुरू होगा 5 की पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 तक जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 0 का मान 1, किसी भी संख्या का पावर 0 हो उसका मान 1 ही होता है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 गुना ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 1 प्लस 5, 8 4 12 तो 14 और 1 15 गुना 9 3 12 और 1 ये हो गया 13 गुना 5 और ये 6 हो गया। 15 6 90 गुना 13 13 नमा 117 तो ये 117 और 1 0। तो हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी सभी गुणनखंडों का योग निकल गया है 1170। और कथन में भी यही कह रहा है सभी गुणनखंडों का योगफल 1170 है, तो ये दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। यानी कि हमारे दोनों कथन सही हो गए, कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बोथ 1 and 2, यानी दोनों कथन 1 और 2 सही है। तो बच्चों अगर इन चीज़ों का पता है तब तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, वरना फिर एग्जाम में 360 का गुणनखंड निकाल के एक एक करके उसको जोड़ना फिर समझ सकते हो कि क्या हालत होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो रेलवे या बैंकिंग या एसएससी की तैयारी करते हैं, या फिर जो झारखंड स्तर पर जितने भी एग्जाम हैं, तो समय की किल्लत तो हर जगह पे रहती है। ऐसा नहीं है कि एसएससी रेलवे में समय बहुत कम रहता है और झारखंड में बहुत समय रहता है, समय का दिक्कत तो हर जगह आएगा। तो इस सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज की वीडियो में फैक्टर्स को पूरी तरह से कवर किया है और हमने गुणनखंड के हर उस एस्पेक्ट को कवर किया है जो कि एग्जाम में पूछता है। यानी गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या में विषम संख्या कितनी है, सम संख्या कितनी है, सम और विषम संख्याओं का योग क्या होता है, वगैरह वगैरह जितने भी तरह के चीज़ हैं हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर कर लिया है। जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नए वीडियो और इसमें डालूंगा उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने यूनिट डिजिट्स को देखा कि किस तरह के यूनिट डिजिट्स के सवाल पूछे जाते हैं। ये देखने के बाद हम लोगों ने फैक्टर्स को पढ़ा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कितने हो सकते हैं, और इस पर बहुत तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हमने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजिता। कोई एक संख्या है तो वो किस किस संख्याओं से भाग खाती है, उसके क्या नियम है। हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, सवाल जब सामने आएगा तो वहाँ पर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा PYQ भी सॉल्व होता जाएगा और जो भी कंसेप्ट हम वहाँ से सीखते चले जाएंगे। एक बार बस शॉर्ट में यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम अपने सवाल की तरफ चलेंगे। तो कोई भी एक संख्या दी हुई है, हम उसको मान लेते हैं फिलहाल n। तो इस संख्या को 2 से भाग जाने के लिए क्या कंडीशन है, तो ये 2 से तभी भाग जाएगा जब ये संख्या जो है इवन नंबर रहे, यानी कि सम संख्या रहे, तो ये 2 से भाग चला जाएगा। इसका 3 से भाग जाने का क्या कंडीशन है, तो ये जो संख्या दी हुई है इसके अंकों का योग, यानी जो भी इसके अंक हैं उसको हम जोड़ेंगे और वो अगर 3 से भाग चला जाता है तो ये संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाएगी। इस संख्या को 4 से भाग जाने का क्या नियम है, तो जो भी संख्या दी हुई रहेगी इसके अंतिम 2 अंक, यानी अगर इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग चला जाएगा तो ये संख्या पूरी तरह से 4 से भाग चली जाएगी। उसी तरह 5 के लिए देख लेते हैं। 5 के लिए है संख्या के अंत में या तो 0 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, तभी ये संख्या पूरी तरह से 5 से भाग जाएगी। 6 के लिए क्या नियम है, तो 6 के लिए इस संख्या को 2 से भी कटना पड़ेगा और इस संख्या को 3 से भी कटना पड़ेगा। तो जो भी संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी और 3 से पूरी तरह कट जाएगी तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरह कट जाएगी। उसी तरह 8 है, तो 4 के लिए हम लोगों ने देखा था अंतिम 2 अंक, 8 के लिए है लास्ट 3 डिजिट, यानी कि जो किसी संख्या के अंत के 3 डिजिट हैं वो अगर 8 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 के लिए भी वही नियम है जो 3 के लिए नियम है, यानी कि अगर सभी संख्याओं का जोड़ अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें थे, मैं समझता हूँ आप सब इतना जानते ही होंगे, फिर भी मैंने एक बार डिस्कस कर दिया है। और जब सवाल में हम अपने नियमों का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। इफ़ द 6 डिजिट नंबर 7002*4, एक संख्या की जगह पर स्टार दिया हुआ है, इट्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, 8 से पूरी तरह विभाजित है, देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी, तो इस स्टार की जगह पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। यदि 6 अंक की संख्या एक संख्या दी हुई है, 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर आने वाले सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा।
संख्या क्या है 7002 और यहाँ पे स्टार है और फिर 4 है और ये कह रहा है कि ये 8 से पूरी तरह विभाजित है। तो 8 से पूरी तरह विभाजित है मतलब कि इसके अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। तो अब हम पूरा को चेक नहीं करेंगे, अंतिम 3 अंक पे अपना फोकस करेंगे। तो अंतिम 3 अंक हमारा है 2 स्टार और 4, ये हमारा संख्या बच गया। अब कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो हम सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ पर 0 रख के देखते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो ये संख्या बन जाएगा 204 और इसको जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4 44 बच गया, 8 पंचे 40। तो ये पूरी तरह से नहीं कटता है, तो 0 हमारा उत्तर नहीं हो सकता, इसको हमने काट दिया। अब हम 2 रख के देखते हैं तो ये हो जाता है संख्या 224। इसको जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 6 4 8 8 64। तो स्टार की जगह पर 2 रखने से ये पूरी तरह से कट जाता है। तो हमारा स्टार का मान हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 6 से विभाज्य नहीं है। ये 4 संख्या दी हुई है और कह रहा 6 से विभाज्य नहीं है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था यह है कि 2 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए और 3 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। 2 के लिए है कि वो सम संख्या होना चाहिए, तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो हमको 2 के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारों 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे सिर्फ 3 के लिए। 3 के लिए जो नियम है कि इनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन सा 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो इसका जब जोड़ेंगे तो 9 1 10 7 17 2 19 3 22 2 24, ये 3 से पूरी तरह कट जाता है। तो ये 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है नॉट डिविजिबल, तो ये उत्तर नहीं होगा। अगला देखते हैं 9 7 16 2 18 1 19 3 22 2 24, 24 भी 3 से कट जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। हमको देखना है ऐसी संख्या जो 3 से नहीं कटे, क्योंकि नॉट डिविजिबल पूछ रहा है। इसको देखते हैं 5 5 10 2 12 8 20, तो 20 3 से पूरी तरह नहीं कटता है, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा। एक बार हम अपने चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 7 1 8 और 9 17 1 18 और 26 और 4 30, 30 3 से पूरी तरह कट जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो जो संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। अब ये नया मुसीबत आ गया, 36 से विभाज्य है। तो 36 से विभाज्य होने के लिए हम 36 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। यानी 36 को हम तोड़ सकते हैं 4 और 9 में। लेना देना से मतलब यह है कि 4 और 9 के बीच में कुछ भी अपना नहीं है, ये दोनों बेगाना है। और जब बेगाना रहता है तो धोखा देने की संभावना खत्म हो जाती है। अपने लोग ही तो धोखा देते हैं, एक दूसरे का राज पता रहता है, फिर जाकर दूसरे को बताते हैं। 4 और 9 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इन दोनों का जो HCF है वो 1 है। इन दोनों को भी कुछ अपना नहीं है, इन दोनों का HCF 1 है। तो जो संख्या 4 से कट जाएगी, जो संख्या 9 से कट जाएगी, वो संख्या पूरी तरह से 36 से भी कट जाएगी। 4 के लिए कंडीशन है अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, और 9 के लिए कंडीशन है इन संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम सब में चेक करेंगे 4 के लिए और 9 के लिए। तो पहले हम 4 के लिए चेक कर लेते हैं सभी ऑप्शन में। ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। तो देख लेते हैं, ये अंतिम तो अंक 40 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ये 42 है, 4 से जब काटेंगे तो 4 दहिया 40, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 4 से पूरी तरह नहीं कटेगा। और जब 4 से नहीं कटेगा तो ये 36 से भी नहीं कटेगा। हम इसको ऐसे एलिमिनेट कर दिए। यहाँ देख लेते हैं 72 है, ये 4 से कट जाएगा, तो ये 36 से कटने का संभावना है। ये भी 4 से कट जाएगा, तो ये भी 36 से कटने का संभावना है। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब हम चेक करेंगे 9 के लिए, इसमें भी और इस संख्या के लिए भी। 9 के लिए कंडीशन है कि इन संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। 8 8 16 4 20, क्या ये 9 से कटता है? 20 9 से नहीं कटता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको देख लेते हैं 9 6 15 2 17 और 9 26, क्या ये 26 9 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये भी हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं 5 10 15 1 16 और 2 18, 18 9 से पूरी तरह से कटता है और ये 4 से भी कट रहा है, तो ये 36 से भी कटेगा, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। हम 24 को भी तोड़ देंगे 2 ऐसी संख्या में जिनके बीच कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो वो संख्या हो जाएगी 3 और 8। अगर कोई संख्या 3 से कटे और वो 8 से भी कटे तो वो 24 से भी भाग चली जाएगी। तो हम चेक करेंगे पहले 3 के लिए सभी में, फिर चेक करेंगे हम 8 के लिए सभी में, और जो दोनों से कटेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो जब 3 के लिए चेक करते हैं तो देखते हैं 5 2 7
6 13, 6 19 और 8 27, तो ये 3 से कट जाता है। 9 4 13, 5 18, 1 19, 2 21, ये भी 3 से कट जाता है। 6 4 10, 7 17 और 6 23, ये 3 से नहीं कटता, तो ये तो हमारा पहले ही कट जाएगा, हम 8 के लिए चेक ही नहीं करेंगे। 6 2 8, 8 16 17, 6 23 और 8 31, ये भी 3 से नहीं कटता, तो इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। अब हमारा 2 विकल्प बच गया है, सी और डी तो कट गया। अब हम 8 के लिए चेक करेंगे, तो जब 8 से भाग देंगे हम इसके अंतिम 3 संख्या में, तो 8 8 64, 2 28, ये 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, अंतिम 3 अंक 512 है, इसको 8 से भाग देंगे तो 8 6 48, 3 2 उतरेगा, 8 चौके 32, तो ये 3 से भी कट गया है, 8 से भी कट गया है, मतलब ये 24 से भी कट जाएगा, तो ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 अंकों की संख्या, एक 7 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x और y का उच्चतम संभावित गुणनफल देता है? यानी संख्या दिया हुआ है 4 8 9 y 5 z और x, और ये किससे विभाजित है? ये 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित के लिए इसको तोड़ेंगे हम 8 और 9 में, इसके बीच में कुछ भी HCF नहीं होगा। तो अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, तो वो संख्या 72 से भी विभाजित होगी। और जब कह रहा है कि 72 से विभाज्य है, यानी ये संख्या 8 से भी विभाजित होगी और ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले 8 के लिए। 8 के लिए हम अंतिम 3 अंक चेक करते हैं, तो हमारा अंतिम 3 अंक है 5 z 6। उच्चतम संभावित गुणनफल कर रहा है, तो हम उच्चतम से शुरू करते हैं, z का मान हम 9 रखते हैं, तो हमारी संख्या बन जाएगी 5 9 6। इसको हम 8 से भाग दे के देखते हैं, तो 28 7 56 3 6, 8 चौके 32, z का मान 9 रखने से ये नहीं कटता है, तो हम z का मान 8 रख के देखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 8 6। इसको हम भाग देंगे 8 से, 28 7 56 2 26, 8 3 24, अब भी नहीं कटता है, तो हम z का मान 7 रख के देखेंगे, 5 7 6। अब 8 से भाग देंगे तो 28 7 56 1 16, 8 दूनी 16, ये पूरी तरह से कट जाता है। तो हमारा z का जो मान निकल गया है, ये निकल गया है 7। अब हम 9 के लिए चेक करेंगे, तो 9 के लिए इनके अंकों का योग 9 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो एक बार हम जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33, 33 और 6 39, तो ये हमारा हो गया 39। 39 में जब हम 9 से भाग देंगे तो 9 चौके 36, तो ये बच गया हमारा रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर हमारा 3 बच गया, और 9 से भाग जाने के लिए अगर इस रिमाइंडर में हम 6 जोड़ दें, तो ये फिर पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा। 3 बचा है शेष, अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 9 बन जाएगा, तो ये 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा इस y का मान निकल जाएगा 6। अगर y का मान 6 रहता तो 39 और 6 45 हो जाता, फिर ये संख्या पूरी तरह से 9 से कट जाती। तो y का मान हमारा निकल गया है 6 और z का मान हमारा निकला है 7। x और y का उच्चतम संभावित गुणनफल, यानी हमसे पूछ रहा है y और z कितना होगा। तो y का मान 6 है, z का मान 7 है, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाता है 42। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 9 अंकों की संख्या, एक संख्या दी हुई है, 72 से विभाज्य है, तो 6x + 7y का मान ज्ञात कीजिए। 72 से विभाज्य होने का मतलब है कि ये संख्या 8 से भी विभाज्य है और ये संख्या 9 से भी विभाज्य है, तभी ये संख्या 72 से विभाज्य होगी। संख्या क्या है? संख्या दिया हुआ है 3 8 9 x 6 3 7 8 और y। तो 8 के लिए अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, ज़्यादा हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 8, y का मान हम 0 रख के देखते हैं। तो 8 से जब करेंगे 8 9 बहत गया 6 0, तो ये 0 रखने से 8 से नहीं कटेगा। y का मान हम 1 रख के देखेंगे तो हो जाएगा 7 8 1, ये 8 से देखेंगे तो 8 9 72 6 1, तब भी नहीं कटेगा। हम y का मान 7 8 4 रख के देखेंगे, y का मान हम 4 रख के देखते हैं। तो जब 8 से देखते हैं तो 8 9 72 6 4 8 8 64, जब y का मान 4 रखने से ये पूरी तरह से कट जाता है। तो हमारा y का मान निकल गया है 4, तो हमने y की जगह पर रख दिया है 4। अब हम चेक करेंगे इसको 9 के लिए। तो 9 के लिए इसको हम जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 8 3 11 और 9 20 6 26 और 3 29 29 और 7 36 36 और 8 44 44 और 4 48 48
प्लस एक्स। तो 48 में हम कितना जोड़ेंगे कि ये पूरी तरह से 9 से कट जाए? तो 9 पचे 45 होता है और अगला 9 छक 54 होता है। तो 48 में क्या जोड़ेंगे कि 54 मिलेगा? तो 48 में हम जब 6 जोड़ते हैं तो हमारा 54 हो जाता है, तो ये 9 से कट जाएगा। यानी हमारा एक्स का मान निकल गया है 6 और वाई का मान निकल गया है 4। हमसे पूछ रहा है 6x प्लस 7y, तो 6 का 6 रखेंगे x की जगह पर, 6 प्लस 7 का 7 रखेंगे और y की जगह पर हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 6 चौके 36 और प्लस 7 चौके 28, 8 6 14 के 4, 3 2 5 और 6, तो 64 इसका मान निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 को पूर्णतः विभाजित करेगी? तो हमारा संख्या दिया हुआ है 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15। 4 की पावर 12 सबसे छोटा है तो हम कॉमन ले लेते हैं 4 की पावर 12, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा 4 की पावर 1 प्लस यहाँ बच जाएगा 4 की पावर 2 प्लस यहाँ बच जाएगा 4 की पावर 3। ऐसा इसलिए कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ये हम लोगों ने घातांक में पढ़ा है, इसी का इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ पर किया है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो पावर पावर जुड़ जाएगा, तो ये 12 और 1 13 हो जाएगा। 4 की पावर 12 तो है ही, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का क्यूब 64। आगे हो जाएगा ये 4 की पावर 12 गुना, इसको जोड़ देंगे 64 से 16 80 और 4 84 और 1 85, तो हमारा ये संख्या निकल गया है 85। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। तो इसको कौन सी संख्या विभाजित करेगी? तो साफ दिख रहा है 17 है, 17 पचे 85 होता है, तो 17 इसको विभाजित कर देगी, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से 17 से विभाजित हो जाएगी, तो ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। कोई भी 6 अंक की एक संख्या है, कोई एक संख्या है और ये पूरी तरह से विभाज्य है 33 से। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए, कोई भी एक संख्या है n, इसमें अगर हम 54 जोड़ देंगे तो निर्मित नई संख्या भी डैश से विभाज्य होगी। तो कोई संख्या है n, ये पूरी तरह से 33 से विभाज्य है और हम इस संख्या में 54 जोड़ देते हैं तो ये किससे विभाज्य होगा? तो जो संख्या 33 से विभाज्य है, इसका साफ अर्थ है कि वो संख्या 3 से भी विभाज्य है और ये संख्या 11 से भी विभाज्य है। 11 तिया 33 होता है, तभी ये 33 से विभाज्य है। जब इस संख्या में हम 54 जोड़ देंगे तो हम यहाँ से चेक करेंगे क्या वो संख्या 3 से विभाज्य है या वो संख्या 11 से विभाज्य है। तो जब उसमें 54 जोड़ेंगे तो 3 से तो 54 18 बार में कट जाएगा। तो वही कह रहा है निर्मित नई संख्या भी डैश से विभाज्य होगी। तो किससे विभाज्य होगी? वो नई संख्या जो बनेगा, जो भी एक संख्या बनेगा उसमें 54 जोड़ने के बाद वो 3 से तो पूरी तरह विभाज्य होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3C2933 के कोई संख्या दी है, 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ C और K एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है। ये बहुत स्टैंडर्ड लाइन है, इसका ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या है। तो C प्लस K का मान निकालना है। 3C2933K ये विभाज्य है किससे किससे? 5 से है और 11 से है, जहाँ पर C और K क्या है? नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा, फिर आगे बढ़ेगा 1 2 3 ऐसे करते करते, ये हमारा नेचुरल नंबर है। और कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है, इसका साफ अर्थ है कि उस संख्या के अंत में या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, तभी ये 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। साथ में कह रहा प्राकृतिक संख्या है तो ये 0 तो नहीं हो सकता है, यानी K का मान जब भी होगा वो 5 ही हो गया। तो अब हमारा संख्या जो बन गया 3C293335, और ये संख्या 11 से भी विभाज्य है। और 11 से किसी संख्या के विभाज्य होने का मतलब है कि हम संख्या के अल्टरनेट अंकों को जोड़ें और फिर हम इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ें, और इन दोनों का अंतर अगर 0 निकलता है या 11 निकलता है तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। तो हम एक बार जोड़ के देख लेते हैं। एक बार हो जाता है 3 और 2 5, 3 8 और 5 13। एक बार हम जोड़ते हैं तो निकल जाता है 13, और एक बार जब जोड़ते हैं तो C प्लस 9 प्लस 3, यानी ये निकल जाता है C प्लस 12। और इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का विभाज्य होना चाहिए। तो 13 में जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 1 माइनस C। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। यहाँ से हमारा C का मान निकल जाता है 1। K का मान हम लोगों ने पहले निकाल लिया था 5, C का मान निकल गया है 1। हमसे पूछ रहा है C प्लस K, तो C प्लस K का मान हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर 6। ऑप्शन नंबर C इसका
उत्तर होगा। ए का वह कौन सा मान है ताकि 7 अंकों की संख्या, एक संख्या दी हुई है 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य का मतलब है कि ये संख्या 8 से भी पूरी तरह विभाज्य है और 9 से भी पूरी तरह विभाज्य है। एक संख्या है, इसमें बीच में ए दिया है, हमसे ए का मान पूछ रहा है। संख्या है 46, 45। उत्तर इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई होगा। तो हम सबसे पहले ए का मान 0 रख के देखते हैं। जब ए का मान 0 रखेंगे तो ये 052 हो जाएगा। इसको जब हम 8 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी ए का मान 0 नहीं हो सकता है। हम 1 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5, 2। अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे 8 के लिए, तो 8 से जब भाग देंगे तो 8 1 कम 8, 7, 2, 8 9 72। तो ये पूरी तरह से कट जाता है। हो सकता है कि ए का मान 1 हो, लेकिन जब ए का मान 1 रखे हम 9 के लिए चेक करके देखते हैं। 6 4 10, 4 14, 5 19, 1 20, 5 25 और 2 27। तो ए का मान जब 1 रखते हैं तो ये 27 बन जाता है और 27 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। यानी ए का मान 1 रखने से ये 8 से भी कट जाता है, ये 9 से भी कट जाता है। तो ए का मान हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा और हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये था हम लोगों का चैप्टर डिविजिबिलिटी, और इसी तरह का सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे रहे हैं जो कि PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अब झारखंड में भी जो क्वेश्चन पूछेगा उसका स्तर बहुत आसान नहीं होगा। इसी तरह से आपको तैयार होना पड़ेगा टफ कॉम्पिटिशन के लिए। हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। आज जो उसमें से एक बच गया है वो है रिमाइंडर प्रॉब्लम्स, यानी कि शेषफल आधारित प्रश्न। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे जो मैं समझता हूँ कि आप सबों को पता भी हो, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर हम उसको देख लेंगे। फिर जो भी सवाल हैं, यानी जो PYQ हैं, हम उन सबको कवर करेंगे और क्वेश्चन बनाने के माध्यम से जो भी नई चीज़ें हमारे सामने आएगी हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो हम लोगों ने ये चीज़ बचपन से पढ़ा हुआ है कि जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो हम मान लेते हैं कोई संख्या n है जिसको भाग दिया जा रहा है p से। तो जब p से भाग दिया जा रहा है, कुछ बार में चलेगा, वो 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, इसको हम भागफल कहते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि q बार चला, और जब भाग चला गया तो कुछ शेष बचा, तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। संख्या n में p से भाग दिए, q बार में भाग गया और r हमारा शेष बचा है। इस p को कहते हैं भाजक, इस n को कहते हैं भाज्य, इस q को कहते हैं भागफल और इस r को कहते हैं शेषफल। तो यहाँ से हमारा जो n का मान निकलेगा वो p इंटू q, और r चूँकि शेषफल शेष बचा है तो इसको हम जोड़ देते हैं, यानी n बराबर होता है p इंटू q और प्लस r। इस तरह से हम किसी भी संख्या का पता लगाते हैं कि वह संख्या कौन सी है। और ये चीज़ हम क्लास 7-8 में पढ़े हुए हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस या नया चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई एक संख्या है 18 और इसमें हम भाग दिए हैं 5 से, तो भाग जाएगा 5 तिया 15, तो हमारा शेषफल बच गया 3। तो ये 18 कैसे निकलता है? ये 5 गुना 3 15 प्लस उसमें 3 जोड़ते हैं तो ये 18 निकलता है। अगर शेषफल 0 है उस केस में ये 0 हो जाएगा, तो हमारा n बराबर हो जाएगा p इंटू q। यही तो हमारा बेसिक फंडा है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यही हमारा बेसिक फंडा है। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते रहे हैं। इससे हमको ये पता चलेगा कि हमको अपनी तैयारी किस स्तर पर लेके जानी पड़ेगी। तो पहला सवाल कहता है किसी संख्या को 304 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। कोई एक संख्या है, हम नहीं जानते हैं वो क्या है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या n है। और जब इसमें 304 से हम भाग देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 43 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये संख्या n है, इसी में हम 16 से अगर भाग देंगे तो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा? तो जब भी ऐसा सवाल मिले, किसी संख्या में किसी से भाग दिया जा रहा है और फिर उसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देनी है, तो हम एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे, पहले जिससे भाग दे रहे थे और नया संख्या जिससे बाद में भाग देना है, क्या इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई संबंध है? संबंध से मुराद ये है कि हमको देखना पड़ेगा कि बाद वाली संख्या पहली वाली संख्या का फैक्टर या गुणनखंड है या नहीं। तो हम देखते हैं 16 जो है 304 का गुणनखंड है, इसलिए कि जब 16 से 304 में भाग देते हैं तो 16 एकम 16 बच जाएगा 14, फिर 4 16 नमा 144, यानी 16 से 304 19 बार में कट जाता है, यानी 16 304 का एक गुणनखंड है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा शेषफल बच रहा था जब पहले भाग देने पर, हम इसमें भाग दे देंगे इस नई संख्या से, यानी हम 43 में भाग दे देंगे 16 से, और जब 16 से 43 में भाग देंगे तो 16 दूनी 32, हमारा शेषफल बच जाएगा 11। और ये हमसे पूछ रहा था कि शेषफल क्या होगा, शेषफल हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही आसान है। कंडीशन बस ये है कि पहले जिस संख्या से भाग दे रहे थे दोबारा जिस संख्या से भाग देना है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होना चाहिए, यानी कि ये इसका गुणनखंड होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। यदि ये इसका गुणनखंड नहीं है
यदि 16 304 का गुणनखंड नहीं होता या 16 की जगह कुछ और संख्या रहती जो इसका गुणनखंड नहीं होता, तो फिर हम उस स्थिति में इस शेषफल का पता ही नहीं लगा सकते। तब हमारा उत्तर हो जाता है कांट बी डिटरमाइंड। तो सॉल्व करते समय इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो संख्या दी हुई है और ये जो संख्या दी हुई है, इन दोनों के बीच संबंध है या नहीं। ऐसा नहीं कि बस शेषफल है और शेषफल को भाग दिए उत्तर निकाल दिए, फिर वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 6n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? यानी कोई एक पूर्णांक है n, जब इसको हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है 3। 6n यानी इस संख्या को 6 गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6n में जब भाग देंगे 5 से तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। इस सवाल को बनाने से पहले कुछ नई चीज़ यहाँ पर, कुछ बारीकी चीज़ यहाँ पर सीखते हैं। कोई संख्या दिया हुआ है 16, इसमें जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 बार में कटेगा, हमारा शेषफल बचता है 1। जब इसको हम दोगुना कर देते हैं, 16 का दोगुना हो जाएगा 32, और जब 32 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 6 30, 6 बार में कटेगा, हमारा शेषफल बचता है 2। जब इसको 3 गुना कर देते हैं यानी 16 तिया 48, और 48 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, 9 बार में कटेगा, हमारा रिमाइंडर बचता है 3। यानी एक चीज़ हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जब 16 में भाग देते थे तो रिमाइंडर 1 बचता था, जब 16 को दोगुना कर दिए 32 तो रिमाइंडर 2 बचा। यानी जैसे संख्या को हम दोगुना किए रिमाइंडर भी 2 गुना हो गया। संख्या को जैसे हम 3 गुना किए 16 तिया 48, हमारा रिमाइंडर भी 1 से बढ़ के 3 यानी कि 3 गुना हो गया। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। जब n में 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। जब संख्या को हम 6 गुना कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर भी 6 गुना हो जाएगा, तो 3 का 6 गुना हो जाएगा 18, और 18 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 बार में कटेगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी आराम से मारेंगे और 1 नंबर अपना सुरक्षित कर लेंगे। हमको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, संख्या में भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है, संख्या को 1 गुना करें रिमाइंडर भी 1 गुना हो जाता है, संख्या को 50 गुना करेंगे रिमाइंडर भी 50 गुना हो जाएगा। बस भाग देंगे और आंसर हमारी आंखों के सामने होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पद 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 9 to the power 2n प्लस 1 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा? यानी दिया गया है 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस, ऐसा करते 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 9 का पावर 2n प्लस 1 है, और इसको जब 6 से भाग देंगे तो पूछ रहा है कि शेषफल यानी रिमाइंडर कितना होगा। यहाँ पे भी सीखने वाली एक नई चीज़ है कि अगर हम 9 में 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचता है 3, लेकिन जब 9 का पावर 2 कर देंगे और इसको 6 से भाग देंगे तो 9 का पावर 2 यानी कि 9 का स्क्वायर 81 बटा 6, 6 से 78 बार में 13 से 78 जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 3 ही बचता है। अगर 9 की पावर 3 कर देते हैं तो 9 की पावर जब 3 करेंगे बटा 6, 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729, और इसमें जब 6 से भाग देंगे और तब भी हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। यानी 9 का कोई भी पावर हो, वो 9 का पावर 1 हो, 9 की पावर 2 हो, 9 की पावर 3 हो या 9 की पावर 1 लाख हो, जब उसको हम 6 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल हर हाल में बचता है 3, हर हाल में बचता है 3। अब आते हैं सवाल में। इस 9 में जब 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 बचेगा, 9 के स्क्वायर में 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 बचेगा, 9 का क्यूब में जब हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, हर हाल में ये शेषफल 3 ही बचेगा। तो इसको थोड़ा सा हम सजा लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। ये हो जाएगा 9 बटा 6 प्लस 9 का स्क्वायर बटा 6 प्लस 9 का क्यूब बटा 6 प्लस डॉट 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 9 की पावर 2n इंटू 9 बटा 6 बटा 6। तो यहाँ हमारा शेषफल बचा 3, यहाँ भी बचा 3, यहाँ भी बचा 3। ऐसा करते करते जब 9 की पावर 2n/6 है, ये भी कटेगा, शेषफल बचेगा 3, और ये भी हमारा बचेगा 3। तो ये 3 और 3 6 बनेगा, और फिर 6 से ख़त्म हो जाएगा, ये 3 और 3 6 बनेगा, और फिर 6 से ख़त्म हो जाएगा। तो यानी सब हमारा कट कट के ख़त्म हो जाएगा। फाइनली हमारा बच जाएगा 9/6, और यहाँ जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल बच जाएगा 3। तो हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेषफल हमारा 3 बचेगा। यही अगर इस सवाल में 9 की पावर 2n प्लस 1 की जगह सिर्फ रहता फाइनली 9 की पावर 2n, अगर यहाँ पर ख़त्म होता फिर तो हमारा पूरा कट जाता, फिर हमारा शेषफल बचता 0, कुछ तो बचता ही नहीं। लेकिन ये यहाँ से कटना शुरू हो जाएगा तो बच जाएगा शेषफल 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ तक तो हमारा कट जाएगा, फिर बच जाएगा 9/6, और फाइनली जो हमारा शेषफल बचेगा वो होगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 की पावर 8 प्लस 6 को 7 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी दिया गया है 8 की पावर 8 प्लस 6, और इसको भाग देना है 7 से, तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा।
तो हम इसको पहले तो अलग अलग कर देते हैं। 8 की पावर 8 बटा 7 प्लस 6 बटा 7। 7 में जब 8 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो हो जाएगा हमारा 1 का पावर 8 बटा 7 प्लस 6 बटा 7। 1 का पावर 8 का मान हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा 1 बटा 7 और प्लस 6 बटा 7। जब 1 में 7 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, यही हमारा शेषफल बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 में जब 7 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, यही हमारा शेषफल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। और ये हो जाता है 6 और 1 7, और इसमें फिर हम 7 से भाग देंगे, तो जब 7 में 7 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा और हमारा शेषफल बचेगा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 265 का पावर दिया है 4081 और प्लस 9, जब इसको भाग देंगे हम 266 से तो पूछ रहा है कि हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 265 पर पावर 4081 बटा 266 प्लस 9 बटा 266। हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसको अलग अलग कर दिया, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, इसको अलग अलग लिख दिए हैं। 265 में 266 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती भाग देंगे। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि यहाँ जो संख्या है और यहाँ जो संख्या है इन दोनों के बीच एक का अंतर रहे, यहाँ या तो यहाँ एक ज़्यादा रहे या तो यहाँ एक ज़्यादा रहे, इससे हमको भाग देने में आसानी होगी, हमको ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। तो जब 266 से 265 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती भाग देंगे तो -1 हमारा बचेगा शेषफल। 265 में 266 को जब घटाएंगे तो -1 बचेगा और -1 का पावर हो जाएगा 4081 और प्लस ये हो जाएगा 9 बटा 266। -1 का पावर जब ऑड रहता है तो इसका मान -1 होता है, तो ये -1 हो गया, प्लस 266 9 से भाग देंगे 266 में तो ये भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 9 बटा 266। तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा 8 बटा 266। अब जब 266 से हम भाग देंगे 8 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। तो ख्याल बस इतना रखना है कि यहाँ जो दिया हुआ है और यहाँ जो दिया हुआ है इन दोनों के बीच में एक का अंतर रखना है। एक का अंतर रखने से हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है और दूसरा कोई कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 टू द पावर 6 प्लस 1 को 7 से भाग देने पर शेष बचेगा। 8 की पावर 6 प्लस 1 और इसको जब हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 8 की पावर 6 बटा 7 और प्लस 1 बटा 7। 8 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 1 बचेगा हमारा शेषफल। तो 1 की पावर 6 बटा 7 प्लस 1 बटा 7। 1 का पावर 6 रहे या 1 का पावर कुछ भी रहे, इसका मान एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटा 7 प्लस 1 बटा 7। और 1 में जब 7 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, शेषफल हमारा बचेगा 1। उसी तरह यहाँ भी बचेगा 1, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। फाइनली जो हमारा शेषफल होगा वो हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 की पावर 999 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दिया हुआ है 4 की पावर 999 और इसको हम भाग देंगे 7 से। यहाँ पर जो संख्या रहे और यहाँ पर जो संख्या रहे, हम इन दोनों के बीच एक का अंतर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाए। तो 1 होगा कैसे, तो हम देखते हैं 7 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 7 नमा 63 होता है। यहाँ तो हमको दिख रहा है कि 7 नमा 63 होता है। तो फिर हमको दिमाग से अचानक से याद पड़ता है कि 4 का पावर 3 जो है इसका मान 64 होता है। ऊपर हमारा 64 आ जाएगा और नीचे हमारा 63 आ जाएगा, तो हमारा 1 का अंतर आ जाएगा, यानी हमारा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर 64 लाएंगे कैसे, तो हम इसको लिख देंगे 4 की पावर 3 कर दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर कर दिए 3 3 3। जब 1 की पावर m हो और होल की पावर n हो तो हम लिख सकते हैं 1 की पावर m इंटू n। पावर पावर आपस में गुना हो जाता है, यहाँ भी पावर पावर गुना हो जाएगा, तो ये 999 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटा हम कर देते हैं इसको 7, तो ये आगे हो जाएगा 4 की पावर 3 का मान 64 पर पावर 333 बटा 7। अब 7 से भाग देंगे 64 में तो 7 नामा 63, 9 बार में तो कट जाएगा, 1 हमारा बच जाएगा शेषफल, यानी बच जाएगा 1 की पावर 333 बटा 7। और 1 की पावर कुछ भी रहे उसका मान एक ही होता है, तो फाइनली हमारा हो जाएगा ये 1 बटा 7। और जब 1 में 7 से भाग देंगे भाग जाएगा नहीं, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी प्यारा प्यारा हमारा उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 5 से पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 75 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। यानी जब x माइनस 5 से हम इस बहुपद को भाग देंगे तो क्या जोड़ेंगे कि ये पूर्णतः कट जाए, यानी कि पूरी तरह से भाग हो जाए। यानी हम भाग दे रहे हैं x माइनस 5 से, इसको हम कर देंगे 0, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा 5। x का मान 5 निकलेगा तो इस बहुपद में हम x का मान 5 पुट करेंगे। हमने दिया है ये fx बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 75। जब 5 पुट करेंगे इसका मान तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुना x का मान 5 माइनस 75। ये आगे हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 दिया, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा प्लस 20 और माइनस 75, 145 माइनस 150 और इसका मान निकल जाएगा -5। x माइनस 5 से इस बहुपद में भाग दे रहे थे तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है -5। इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये पूर्णतः भाग चला जाए। भाग चला जाए का मतलब है कि ये बहुपद 0 हो जाए। तो -5 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये 0 के बराबर हो जाए। तो हमको साफ दिख रहा है कि -5 है, इसमें अगर हम +5 जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा और इसका मान 0 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 की पावर 256 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दिया हुआ है 2 की पावर 256 और इसको भाग देना है 17 से, तो पूछ रहा है हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा। वही कहानी है, इन दोनों के बीच एक का अंतर लाने की कोशिश करेंगे। 2 की पावर 4 का मान होता है 16। हम यहाँ पर अगर 16 बना दें किसी तरह से फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम 16 बना देते हैं। ये हम कर देते हैं 2 की पावर 4 और होल की पावर 4 जब यहाँ लगा दिए तो ये 4 का गुणक हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 छक 24 4 चौक 16। इसको 64 से गुना कर दिए बटा 17। अब जब 64 और 4 गुना होगा तो ये 256 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बस अपने सवाल को आसान करने के लिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल किया है, अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाई है। तो ये आगे हो जाता है 16 पर पावर 64 बटा 17। अब हमारा एक का अंतर आ गया। 16 में जब 17 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 17 एकम 17 होता है, तो हमारा बचेगा -1 और -1 की पावर हो जाएगा 64। और जब -1 रहे और इस पर इवन नंबर पावर में रहे यानी सब संख्या पावर में रहे तो -1 जैसे -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, ये 4 बार -1 1 होगा, -1 1 होगा। फाइनली ये 1 और 1 गुना होकर के हमारा एक ही बचेगा। यानी -1 की पावर अगर इवन नंबर रहे तो इसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटा 17। और जब 17 में 1 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो फाइनली हमारा जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 4 को 2x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। भाग दे रहे हैं इतना से, यानी 2x माइनस 3 से इसको हम कर देंगे 0, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा 3/2। और किस में भाग दे रहे हैं, इसमें तो हम मान पुट करेंगे, यानी fx बराबर दिया हुआ है हमारा 2x क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 4। तो जब x का मान पुट करेंगे 3/2 तो ये हो जाएगा 2 और x का मान 3/2 का पावर क्यूब माइनस 3 x का मान 3/2 का पावर स्क्वायर प्लस 6 इंटू x का मान 3/2 माइनस 4। ये आगे हो जाएगा 2 का 2 लिखेंगे, 3 का क्यूब ये 27 होता है बटा 2 का क्यूब 8 होता है, -3 गुना 9/4 प्लस 2 से 6 3 बार में कट जाएगा तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 8 4 बार में, तो ये हो जाएगा 27/4 माइनस 27/4 प्लस 9 -4 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएगा तो हमारा 9 में 4 जाएगा तो बच जाएगा 5। जब इससे हम इतना में भाग दे रहे हैं तो 5 हमारा बच रहा है, यानी ये 5 हमारा क्या है, ये है शेषफल। तो जब 5 शेषफल बच रहा है तो 5 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही तो हमसे पूछ रहा था, जब इतना को इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो जब बच जाता है भाग देने पर वही शेषफल होता है, तो जब बच गया है यही शेषफल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा। जब किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। यानी कोई एक संख्या है n, इसको भाग दे रहे हैं
512 से, तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 67। यदि उसी संख्या को 32 से विभाजित किया जाए, यानी n में अगर 32 से भाग दिया जाए, तो पूछ रहा है कि शेषफल क्या बचेगा। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों संख्या के बीच हमको संबंध ढूंढना है। क्या 32 512 का गुणनखंड है? क्या 32 512 को पूरी तरह से विभाजित करता है? तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले 512 में भाग देंगे 32 से, तो 32 एकम 32, ये बच जाएगा 192, और 32 छक हो जाता है 192, यानी ये इसको 16 बार में पूरी तरह से काट देता है। तो जब ये इसको पूरी तरह से काट देता है, तो जो शेषफल बचा था हम डायरेक्ट उसमें भाग दे देंगे इस संख्या से। तो जब 67 में भाग देंगे 32 से, तो 32 दूनी 64, हमारा शेषफल बच जाएगा 3, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 3, 5 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 3 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भागफल 3 है। यानी कोई एक संख्या है, हम उसको जब 3 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं और 7 से भाग देते हैं, तो हमारा जो शेषफल बचता है वो बचता है 3 से भाग देने पर 2, 5 से भाग देने पर 1 और 7 से भाग देने पर 3, और हमारा अंतिम भागफल दिया हुआ है 3, तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे। अब इसको आगे करते क्या हैं, इस 7 को 3 से करते हैं गुना, तो 7 दिया हो जाता है 21, और जो भी संख्या आता है उसमें से 3 को हम जोड़ देते हैं। तो 7 दिया 21 प्लस 3, ये हो जाएगा 24। फिर इसी तरह 24 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 में हम 1 को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 121। उसी तरह 121 को 3 से गुना करेंगे तो 121 दिया 363, और 363 में इस 2 को हम जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा 365। यही हमसे पूछ रहा था, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो वह संख्या होगी 365। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। यानी 365 में जब 3 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 2 बच रहा था। 365 में जब 5 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 1 बच रहा था, और इसी 365 में जब 7 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 3 बच रहा था। अंतिम भागफल 3 दिया हुआ है, तो हम इसको सबसे नीचे लिखते हैं। ये तरीका है सवाल को आसान तरीके से सॉल्व करने का। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 18 और 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है इसको 18 और 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचेगा। 18 से भाग देने का मतलब है ये 2 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा। तो अगर संख्याओं का योग 9 से भाग चला जाता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी, यानी संख्या जब 9 से कट जाएगी तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो हमको साफ दिख रहा है कि 9 9 9 9 9, ये 9 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल बचने का सवाल नहीं है। इसमें भी देखते हैं 9 9 9 8 1, जब सबको जोड़ेंगे तो 36 होता है, और ये 9 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल नहीं बचेगा। तो 2 ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले ही काट के ख़त्म कर दिया है। अब बच जाता है हमारा ये 2 ऑप्शन। तो हम दोनों को चेक करते हैं। यहाँ पे जब हम 9 से भाग देंगे तो 9 9 9 तो कट जाएगा, 8 8 16, 16 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 7 बचेगा, और यहाँ पे भी शेषफल 9 9 9 9 कट जाएगा, शेषफल हमारा 7 बचेगा। तो हमको 9 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमको चेक करना है 11 से, क्योंकि वो 18 और 11 दोनों से विभाजित किया जा रहा है। तो जब 11 से हम भाग देंगे 9 9 9 8 8 में, तो 11 9 99, तो ये कट गया, 9 उतरा, ये 0, फिर 8 उतरा, 11 8 88, ये हमारा बच गया 10, फिर 8 उठा, 11 9 99, तो हमारा बच जाता है शेषफल 9, जबकि कह रहा है शेषफल 7 बचना चाहिए। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, ये भी गलत। तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर नंबर सी हो जाएगा। लेकिन एक बार हम कंफर्म कर लेंगे। 9 9 9 9 7 में हम भाग देंगे 11 से, तो 11 9 ये 99 कट गया, फिर 9, फिर 0, फिर 9, 11 9 99, ये भी कट गया, फिर बच गया हमारा 7। तो हमारा जो शेषफल बच गया है 7, सवाल में कह भी रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या क्या है? कोई किताब है जो कि 428 पन्नों की है और इसको नंबरिंग करना है। तो पूछ रहा है कितने अंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबरिंग हमारा 1 से होगा, तो 1 से लेकर 9, उसके बाद फिर हमारा डबल जीरो शुरू हो जाएगा, यानी 10 से शुरू होगा, 10 से चलेगा, ऐसा करते करते ये जाएगा 99 तक। 99 के बाद हमारा 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है, तो यहाँ से हो जाता है 100 से शुरू, और ये जाएगा नंबरिंग करते करते 428 तक। तो जब हम 1 से लेकर 9 तक की नंबरिंग करेंगे तो हमारा कुल जो अंक आ जाएगा वो आ जाएगा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब 10 से लेकर 99 तक हम नंबरिंग करेंगे तो 99 में 10 घटाएंगे तो 89 होता है, 89 में 1 जोड़ेंगे, यानी 90 हमारा ऐसा रहेगा अंक।
और ये सब 2-2 अंक वाला रहेगा, इसलिए 90 को हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 180। जैसे यहाँ 99 में 10 घटाए थे तो 89 आया था, 1 जोड़े थे तो 90 हुआ था। उसी तरह 428 में 100 घटाएंगे तो 328, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 329। और ये 3 अंकों की संख्या होगी, इसीलिए इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 दूनी 6 2 8, 3 तिया 9, 927। यानी कुल हमारा जो अंक का ज़रूरत होगा वो हो जाएगा 9 प्लस 180 प्लस 987। तो 180 और 9 ये हो जाएगा 189, इसमें जोड़ देंगे 987 को, तो 9 7 16, 8 8 16, 1 17 के साथ हाथ मारा 1, 9 1 10 11। कुल हमारा अंक की ज़रूरत पड़ेगी वो हो जाएगा 1176। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसका ज़रूरत हर बार एग्जाम में पढ़ने वाला है कि 1 से 9 के बीच कितना हमारा अंक आएगा, तो 9 आएगा। 10 से लेकर 99 के बीच में कितना अंक आएगा, तो ये 90 आता है। चूँकि ये 2 अंकों की संख्या है इसलिए 2 से गुना करेंगे। ये 428 दिया है, 428 की जगह अगर ये मान लेते हैं कि हम 1200 रहता, 1500 रहता, कुछ भी रह सकता था, तो तीसरी जो हमारा जाएगा 100 से लेकर के 999 तक जाएगा। फिर 999 के बाद जो हमारा नंबरिंग शुरू होगा वो 1000 से शुरू हो जाएगा, यानी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसको हम 4 से गुना करते हैं 3 की बजाय। इसी तरह से सवालों को समझा जाता है और इसको हल किया जाता है। तो ये था हमारे सेसपल पर आधारित प्रश्न जो कि PYQ में पूछे गए हैं। मैंने उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर बेस बनाया है जो कि खास करके SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार हम SSC के लेवल को अगर कवर कर लेते हैं, हम अपने आप को अगर उस लेवल पर तैयार कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि झारखंड का कोई भी एग्जाम हो वो SSC के लेवल से ऊपर होगा। तो हम झारखंड लेवल का कोई भी एग्जाम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रिमाइंडर की इस वीडियो के साथ हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरह से हो जाता है समाप्त। अगर इसमें कुछ बच गया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी PYQ के साथ। तब तक आप लोग अपनी अपनी तैयारी में जोरदार तरीके से लगे रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।